हेलो एवरीवन, दिस इज समतेश गुप्ता। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप लोगों को कोई आईडी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कॉटलिन का सिंटैक्स लिखने कोड लिखने के लिए। तो हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करेंगे जो कॉटलिन ऑफिशियली हमको प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे आप लोग सर्च करिए कॉटलिन प्लेग्राउंड, और आपको जो पहला रिजल्ट आएगा ये प्ले डॉट कॉटलिन लैंग डॉट ओ आर जी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। अब आपको यहाँ पे जो ये फन इतनी लाइन लिखी होगी फन मेन करके, इसके अंदर और आपको प्रोग्राम लिखना है। इसके अंदर ही क्यों? इसके अंदर इसलिए क्योंकि जो भी कोड लिखने वाले हैं हम लोग, वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करता है। जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेन फंक्शन के अंदर की कोड को ही रन करती है। तो हम लोग कोई अगर बाहर भी फंक्शन बनाएंगे तो वो भी हम लोग को इसमें कॉल कराना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट ये। और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी कैसे प्रिंट होता है। ओके, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब हम देख लेते हैं एक और तरीका है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट कराने के लिए। उसको बोलते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ करते हैं प्रिंट एलन। वेलकम कॉटलिन। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट और प्रिंट एलन। बट दोनों में डिफरेंट आपको कुछ दिक्कत लग रही होगी इसमें कोड में। यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है। वैसे नॉर्मली स्पेस होता तो ज़्यादा सही रहता। एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सीखी होगी तो आप लोग बैक स्लैश एन लगाते होंगे नेक्स्ट लाइन में स्पेसिंग ऐड करने के लिए। कॉटलिन में हम लोग उसका यूज़ ना करते हुए हम लोग ये सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। प्रिंट एलन मतलब होता है कि एक लाइन की स्पेसिंग आ जाए लास्ट में। जैसे मैंने प्रिंट एलन ऊपर कर दिया और उसको नीचे कर दिया। अब हम रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग नॉर्मली प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे। नॉर्मली क्या मतलब, मोस्टली जगह पे हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करने वाले हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का हम लोग कम जगह पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर टाइप की चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर करा लेते हैं। आप कॉटलिन में दो टाइप, जैसे हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, वैर टाइप, इंट 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 वैर इंट वैर स्ट्रिंग, वैसे हमारे पास यहाँ पे भी होता है कॉटलिन में। इसके लिए हमको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉटलिन में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है वैर टाइप वेरिएबल। वैर स्टैंड करता है वेरिएबल के लिए, मतलब जो जो वैल्यू चेंज ना हो सके। मैं आपको देखो दोनों इनिशियलाइज करके एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया वैर नम, इसको वैल्यू दे दी 5। और मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, ये दो आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, num1 इक्वल टू 6। आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो टाइप के कॉटलिन में दो टाइप से वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको आगे अब पता चलेगा। जैसे मैंने वैल्यू प्रिंट करा दिया, इधर से प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे हम लोग। हमारे दोनों वैल्यूज़ आराम से प्रिंट हो गए। बट अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हम वैर को num1 को 7 करना चाहते हैं और नम नम को 2 करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट कोड रन नहीं हुआ। क्यों? वैल टाइप वेरिएबल ये रन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैल टाइप वेरिएबल है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड।
तो वैल मतलब होता है, वैल स्टैंड करता है वैल्यू के लिए, मतलब इसको हम लोग दोबारा कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इसके अंदर जो हमने एक बार वैल्यू दे दी वही वैल्यू कंटिन्यू रहेगी होल आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में वही सेम वैल्यू रहेगी। बट जो वैर टाइप वेरिएबल से हम इनिशियलाइज करेंगे उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये उसको अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ लाइन बाय लाइन, अब अगर प्रिंट हो रहा है स्टेटमेंट और इसको नीचे कर देता हूँ, अगर अब हम प्रोग्राम रन करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी, इसको कमेंट आउट करने के बाद अगर हम अब रन करेंगे प्रोग्राम, हमारा वैल्यू जो वैर टाइप वेरिएबल की नम वन की इसकी वैल्यू 2 हो गई, प्रिंट आपको दिख रहा है। मतलब इसकी ये जो वैर टाइप वेरिएबल है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट वैर टाइप वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है बेसिकली दोनों में। ये चेंजेबल वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, इससे जिस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर देंगे वो चेंजेबल होंगी और दूसरा वाला चेंजेबल नहीं होगा। ओके। और एक और तरीका है, एक बेटर तरीका है वेरिएबल इनिशियलाइज करने का, जिसे यहाँ पे हमको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ा। बट हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कोटलिन में, तो हमको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ इंट या कैर स्ट्रिंग इनसे नहीं डील करने वाले। हम हमारे पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने इवेंट्स में देखा होगा, हमने वेरिएबल यूज़ करा एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, ये सब भी वेरिएबल्स ही थे, ये सब भी डेटा टाइप्स ही थे। तो हम लोग देख लेते हैं एक बेटर तरीका, एक फॉर्मल तरीका कैसे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम पहले एक वैर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम रखेंगे, कुछ वेरिएबल का नेम। उसके बाद फिर हम उसका डेटा टाइप बताएंगे कि मैं इसमें इंट टाइप की वैल्यूज डालना चाहता हूँ, और उसके अंदर कोई वैल्यू रहेगी। ये होता है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। इस ऐसे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे आगे जाके, ये फॉर्मल तरीका है। अब मैंने डेटा टाइप यहाँ पे बता दिया, उसके बाद उसी डेटा टाइप का वेरिएबल उसके अंदर आ सकता है। ओके। इसी तरह हम इंट के अलावा फिर हम स्ट्रिंग कैर सबकी वैल्यूज, सबके वेरिएबल्स को ऐसे ही इनिशियलाइज कर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम दे दिया, वेरिएबल नेम str कर दिया मैंने, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ऐसे मैं कैर कर सकता हूँ, सी डेटा टाइप कैर इक्वल टू बी, कोई वैल्यू दे दी उसको। ऐसे हम मेनली पांच पांच वेरिएबल्स होंगे, इंट, स्ट्रिंग, कैर, बूलियन और डबल। ये पांच वेरिएबल्स नॉर्मली जो अर्थमेटिक ऑपरेशन, हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इन पांच वेरिएबल्स का यूज़ होगा। तो इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कि कुछ वर्ड्स या कुछ कीवर्ड्स जिनका यूज़ करके हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ें जिससे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं ये बता देता हूँ एग्जांपल। चार टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। मान लो ऑपरेटर्स में पहला टाइप का ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, I spelled it, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, कंपैरिजन के लॉजिकल ऑपरेटर होता है तीसरा, चौथा। अब मैं आपको बता देता हूँ होते क्या है बेसिकली। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, स्लैश
और स्टार, ऐसे ऑपरेशन जिनसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो हम लोगों ने मे बी फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेशन हम वो आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर का एग्जांपल मैं मान लीजिए, मैंने एग्जांपल दे दिया एक एक्स प्लस वाई, तो ये जो बीच में प्लस साइन है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, या एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो ये है, ये बीच में जो लगा हुआ है स्लैश का साइन, ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऐसा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस ओ एक सॉरी इक्वल टू, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ और हैं इनमें, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया x इक्वल टू 5, तो हमने जो एग्जांपल है ये x को हमने 5 वैल्यू दे दी, एक वैल्यू दे दी तो एक वैल्यू असाइन कर दी, तो वो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि एक हो गया x प्लस सॉरी प्लस इक्वल टू, ये भी हमारा एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक माइनस इक्वल टू, ये भी हमारा ऑपरेटर है। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये काम ऐसे करता है, जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस 5, एक्स प्लस इक्वल टू 5 इतना लिख दिया। इसका मतलब ये है, अब इसका आउटपुट ये आएगा ऐसे करके, सॉरी इसका आउटपुट आएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो हमने ये प्लस लगाया उसका मतलब हो गया, एक प्लस लगाया इक्वल टू के आगे, उसका मतलब x के अंदर वो स्टोर कर दो जो x प्लस 5 है। x के अंदर खुद की वैल्यू प्लस 5 स्टोर कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मैंने लिख दिया x स्टार इक्वल टू 6, तो अब इसका मतलब हुआ x इक्वल टू एक्स स्टार 6, ये हुई उसकी इसका एक्चुअल मीनिंग। हमने थोड़ा सा कोड अपना शॉर्ट कर दिया इससे, और हमारा काम सेम हो गया। ये तरीका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ऐसे बेसिकली हम ज़्यादातर ऐसे नॉर्मली यूज़ करेंगे x इक्वल टू 5, इनका यूजेस कम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसका नाम से इसमें भी पता चल रहा होगा, कंपैरिजन करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में कि x बड़ा है या y बड़ा है, या x इज ग्रेटर देन y, या y इज लेस देन 10, ऐसे टाइप के वेरिएबल ऑपरेशंस, इसमें जो बीच में लगा हुआ वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। या फिर हो सकता है x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या लेस देन के लिए भी हो सकता है। तो ये बीच में जो दो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर तो दो वैल्यूज कंपेयर करना है तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास हैं मेनली तीन ऑपरेटर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। इसके लिए थोड़ा सा मान लो हमको दो चीज़ें कोई लॉजिक लगाना है, जैसे कि मैंने लिख दिया अगर x एंड y, x एंड y, या तो फिर x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10, तो फिर ये टास्क परफॉर्म कर दो। देन परफॉर्म दिस टास्क, मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया इसमें कि अगर ये चीज़ सही हो जाए और ये चीज़ सही हो जाए, x इज़ ग्रेटर देन 5 और y इज़ लेस देन 10, तो हमारे इसके अंदर का जो कोड होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। ये हमारा ज़्यादातर लूपिंग में यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ इसका यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स का ऐसे। और ये दोनों सही होंगी, ये है एंड ऑपरेटर। इसका मतलब अगर दोनों चीज़ें सही होंगी
तब हमारे उसके अंदर का टास्क परफॉर्म होगा। इसके बाद आता है हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग और ऑपरेटर। अब और का मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ सही हो जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ सही हो जाए तो हमारा टास्क है वो जो परफॉर्म हो जाएगा, टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं। अब तीसरा ऑपरेटर, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। और तीसरा होता है नॉट, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ, जिससे मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर क्लियर कर देते हैं। मैं ये आखिरी टॉपिक है लॉजिकल नॉट। जैसे कि मैंने एक मान लो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, एक्स उसकी वैल्यू दे दी मैंने बूलियन में, बूलियन डेटा टाइप जिसमें ट्रू और फॉल्स स्टोर कराते हैं, तो मैंने रख दिया इसकी वैल्यू ट्रू। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ नॉर्मली, एक्स मैंने प्रिंट करा। अब वैल्यू वेरी आंसर क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये साइन लगा देता हूँ, ये है लॉजिकल नॉट का साइन, लॉजिकल नॉट कर देता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट आ गया फॉल्स। अगर हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो जैसे समझ में आया होगा आप लोगों को कि लॉजिकल नॉट करता ये है कि सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। जो चीज़ सही है उसको गलत कर देगा और जो गलत है वो सही कर देगा, तो मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। ओके, तो इतना करने ये हमारा आखिरी टॉपिक था ऑपरेटर्स में। इसके बाद फिर हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, थोड़ा सा एक डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे, स्ट्रिंग के बारे में। हम लोग बाकी डेटा टाइप्स के अलावा स्ट्रिंग में इतना क्यों एम्फसाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, तो उनके बारे में सीखेंगे हम लोग। जो कॉटलिन में स्ट्रिंग होता है वो ऐसा, आप लोगों ने एरे पढ़ा होगा। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वेरिएबल, सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक बॉक्स टाइप के कंटेनर में स्टोर कराते हैं। मतलब उसमें मैंने 10 वैल्यूज डाल दी तो इंडेक्स 1 0 पे हो जाएगा पहली वैल्यू, दूसरे पे दूसरी वैल्यू, तीसरे पे तीसरी वैल्यू, चौथे पे चौथी वैल्यू, ऐसे हो जाता है। तो जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसलिए इसके अंदर कुछ कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। उसके बारे में सीखते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप का। मान लीजिए मैंने लिख दिया वेलकम टू कॉटलिन, वेलकम टू कॉटलिन। अब हम स्ट्रिंग फंक्शन में से एक का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग उसमें करते थे एरे में। पहली मान लो मुझे एक वैल्यू प्रिंट करानी है इसकी, txt जो हमारे वेरिएबल का नाम है उसका मैंने सब स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंडेक्स दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 2। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसने मुझे दे दिया कि एल है हमारी दूसरे पोजीशन पे, पहले पे 0 1 2 2 पे एल। मान लो मैंने इसको कर दिया 0 तो हमको क्या आउटपुट देगा, डब्लू। देखते हैं डब्लू होता है, यप। तो ये हमको ये जो फंक्शन है हमको उसकी पोजीशन बता देता है। इससे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है ये पता कर सकते हैं। और एक और फंक्शन उनके बारे में बताना चाहूँगा आप लोग को, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो मैं कुछ ऐसा ही लिख सकता हूँ txt डॉट लेंथ और फिर कॉल ब्रेसेस। ओके सर, नो ब्रेसेस नहीं होता, मतलब ओके इतना करने के बाद मैं प्रिंट अगर कराऊँगा, मैं अगर प्रिंट कराऊँगा
तो हमको ये स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई, txt डॉट लेंथ। ये जो डॉट ऑपरेटर है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। किसी भी फंक्शन को स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट पे कॉल कराने के लिए हम लोग ये डॉट ऑपरेटर का काम का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लेंथ फंक्शन को कॉल करा लिया इसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, इसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के लिए, तो ये इसके बीच में है डॉट ऑपरेटर और ये हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और स्ट्रिंग फंक्शन। मान लीजिए मैं मुझे इस पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, तो हम लोग एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे यूज़र नॉट अपर केस। एक चीज़ और, जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव है। तो मतलब कि अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को अगर स्मॉल में कर दिया तो वो हमारा जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आईडीई होगा या कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो एज ए इसको कीवर्ड नहीं मानेगा, क्योंकि कीवर्ड जो है उसमें पहला लेटर कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको यू भी कैपिटल सी भी कैपिटल करना पड़ेगा। आईडीज नॉर्मली सजेस्ट कर देते हैं तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार ये पता होना आपको चाहिए। तो अपर केस को, ओके, अपर केस के लिए यहाँ पे ब्रेसेस की ज़रूरत है। मैं रन करा के देखेंगे हमारा आउटपुट क्या है। पूरी स्ट्रिंग इन अपर केस, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में। मान लो मुझे लोअर केस में चाहिए सब कुछ, मैंने लोअर केस करा, हमारी सारी वेरिएबल्स लोअर केस में आ गए। डब्ल्यू लोअर केस में, के लोअर केस में, जो और बाकी तो ऑलरेडी लोअर केस में थे ही। ओके, एक और चीज़ होती है, एक और स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। मतलब किसी वेरिएबल के अंदर की स्टोर्ड वैल्यू को एक प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ करने के लिए कि हमको बार बार चेंजेस ना करने पड़े। जैसे उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक वेरिएबल मैंने जैसे इनिशियलाइज कर लिया, उसकी वैल्यू दे दी टेम्प, टेम्प वैल्यू दे, नाम दे दिया इसका आइडेंटिफायर टेम्प रख दिया, और इसके अंदर मैंने इसको स्ट्रिंग दे देता है। अब मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, लिख देता हूँ वर्ड, मैंने जैसे वर्ड लिख दिया। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली, मैंने लिख दिया हेलो। हेलो प्रिंट हो रहा है हमारा। अगर हम कोड रन करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा। हमारे इस वेरिएबल से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये खुद ब खुद हेलो सिर्फ प्रिंट करता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करेंगे तो हम लोग इन कुछ चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करने के लिए हमको ऐसे करना होगा, डॉलर साइन लगाएंगे ऐसे, और हम लोग वेरिएबल का नाम रख देंगे टेम्प। टेम्प हमने लिखा। अब यहाँ पे स्पेसिंग भी दे सकते हैं, बट हमको हेलो वर्ड, मतलब हम देखिए इतने पे हमको आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड। तो ये जो स्ट्रिंग टेम्पलेट है ये करता ये है कि एक वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट के थ्रू। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए मैं हेलो लिख दिया, हेलो कॉटलिन लिख दिया। अब मुझे वेरी प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आउटपुट आएगा हेलो कॉटलिन। तो ये है प्रिंट स्ट्रिंग टेम्पलेट। ये काफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगता है मुझे सारे स्ट्रिंग फंक्शन में से। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करा सकता हूँ अपने प्रिंट स्टेटमेंट में। इसका एक फॉर्मल तरीका है कि हम लोग इसके अंदर की वेरिएबल की वैल्यू है उसको ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, ऐसे हमारा प्रोग्राम तब भी नॉर्मली रन होगा। हेलो कॉटलिन, जितना हम स्पेस देंगे वहाँ से उतने ही स्पेस पे ही आएगा। यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं है, स्पेसिंग नहीं आ रही, मैंने थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी, उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा उतनी स्पेसिंग हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में भी आएगी।
ओके ओके ओके। तो फिर स्ट्रिंग टेम्पलेट के बाद फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हम चलते हैं कंडीशनल्स की तरफ। कंडीशनल्स आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो। कंडीशनल्स होते क्या हैं, कुछ कंडीशंस मान लो मुझे अप्लाई करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर कि अगर ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ ट्रू हो जाए तो फिर हमारा ये प्रोग्राम का ये पार्ट रन कर जाए। फिर मैं फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक कंडीशनल है, इफ़ एक कंडीशनल होता है। इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी कि अगर इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। प्रिंट एलन 20 इज ग्रेटर देन 18। ये चीज़ हमारी प्रिंट हो गई। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ 20 इज लेस देन 18, तो हमको कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी हमारी। आप कितनी बार प्रिंट करा के देख लीजिए, कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है एक। ये कंपेयर करता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इफ़ के अंदर की जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो अगर ट्रू आया तो हमारा जो वो होगा अंदर का एग्जीक्यूशन पार्ट कोड होगा, जो इसके अंदर का कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये अंदर का कंडीशन ट्रू है। तो अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये ना हो तो कुछ और प्रिंट हो जाए, तो मैं एक और चीज़ का यूज़ करूँगा, इफ़ एल्स। ये भी हमारा एक कंडीशनल है, इफ़ एल्स। तो एल्स में अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए प्रिंट एलन 18 is lesser than 20। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसी वजह से हमारा ये जो एल्स का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया, 18 इज लेसर। मान लीजिए मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। अब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जो ट्रू होगा दोनों में से वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो गया इफ़, तब एल्स हमारा एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और कंडीशंस होते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीपल इफ्स चेक करने हैं, मल्टीपल इफ्स। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर एक और प्रोग्राम मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ। तो एल्स इफ को मैं एल्स इफ जो कंडीशन होता है उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ले लिया एक टाइम, मैंने इसको इन डेटा टाइप दे दिया 22। मान लीजिए मैंने सुबह ले लिया 22। तो फिर अगर मैंने एक इफ लगाया, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट हो चाहे गुड मॉर्निंग। इफ सॉरी एल्स इफ टाइम is greater than time is less than 20, तो फिर हमारा प्रिंट हो प्रिंट एलन मैसेज प्रिंट हो गुड डे, गुड गुड डे। एल्स प्रिंट हो गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिंट हो।
इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। गुड इवनिंग। अब इसमें इस कोड का मतलब क्या है? अगर ये चीज़ ऊपर जो इफ स्टेटमेंट लिखा लिखा हुआ है ये रन हो रही है, हमारे पास जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तब हम इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। इफ के अंदर हमने एल्स इफ लगा दिया। एल्स इफ का काम ये होता है, अगर ये नहीं तो ये प्रिंट ये चेक करो, अगर ये भी नहीं तो ये चेक करो। जैसे आपको इंग्लिश में जैसे नॉर्मल लिखा हो, इफ मतलब अगर, अगर 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 ये नहीं तो ये चेक करो, एल्स इफ का मतलब ये नहीं तो ये चेक करो, अगर ये भी नहीं तो फिर ये चेक करो। तो वो सीरीज वाइज सीरीज चेक करता जाएगा चीज़ें कि हाँ कौन सा कोड सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो प्रिंट करा देगा, अगर कोई नहीं सही है तो फिर मेरा हमारा एल्स तो है ही, एल्स नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा अगर कुछ कुछ नहीं सही हो रहा तो। हम लोग फॉर एग्जांपल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं। मान लो चेंज करके मैंने लिख दिया 18, इसने प्रिंट करा गुड डे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है 18 से कम है। तो जैसे हमको यहाँ पे अपने मेन कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे चेंज करेंगे कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट उसी के हिसाब से यूज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर एक और लूप की ज़रूरत, लूप इसके बाद हम देखेंगे, लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो लूपिंग में पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए स्टेटमेंट में, भी आप लोगों ने सुना सुना नहीं होगा इसके बारे में, व्हेन लूप। व्हेन डिफरेंट होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा रहा हूँ। डे इक्वल टू 4, वेरिएबल is val, result इक्वल टू व्हेन। ये हमारा लूप है। अब मैं एक पूरा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा एक है व्हेन स्टेटमेंट। व्हेन जो लूप होता है, इसका काम ये है कि अगर ये जो वैल्यू है डे की, जो डे वेरिएबल में वैल्यू है, अगर ये ट्रू है, मतलब ये वैल्यू अगर हिट करती है, ये वैल्यू अगर हिट करती है इस हमारे लूप में, तो उसके अंदर का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा उस केस का। ये केस है एक, और वो केस अगर मैच करता है इनमें से किसी एक से भी, तो हमारी जो क्या कहते हैं एक वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। मैं ये प्रोग्राम पूरा कर लेता हूँ कि अक्सर असल में करता क्या है। इसके अंदर वैन के अंदर हम एल्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई आउटपुट हिट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो हमारा कुछ एल्स में प्रिंट होना चाहिए। ओके, मान लीजिए किसी ने 8 वैल्यू डाल दी, तो 8 9 डाल दी, तो वो हिट ही नहीं करेगा।
प्रिंट एल एन रिजल्ट। ओके, तो अब मैं बताता हूँ ये प्रोग्राम असल में करता है क्या है। ये जो डे वैल्यू है, इसके अंदर को हमने कोई नंबर दिया और वो नंबर मे बी किसी डे से मैच करता हो। मंडे को हमने 1 बता दिया, ट्यूसडे को 2 बता दिया, थर्सडे को वेडनेसडे को 3 बता दिया। तो अगर हमारा ये जो नंबर है इनमें से किसी एक नंबर पे हिट करता है, व्हेन दिस इज़ 1, तो मंडे मंडे रिजल्ट में स्टोर करा दो। व्हेन दिस इज़ 2, तो ट्यूसडे हमारे रिजल्ट में स्टोर करा दो। व्हेन 3, तो हमारा वेडनेसडे रिजल्ट में स्टोर करा दो। और अगर रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रिंट करा नहीं सकते इसके अंदर से, प्रिंट कराना थोड़ा लंबा कोड हो जाता है, उससे अच्छा हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करा लिया और वो वेरिएबल आगे जाके हमको प्रिंट कर दे रहा है। व्हेन 1, तो मंडे रिजल्ट में स्टोर प्रिंट। व्हेन 2, तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगी। अब इस केस में हमारे पास देखते हैं हम रन करा के, हमारे पास 4 वैल्यू थी, तो हमारे पास आउटपुट आ गया थर्सडे। व्हेन ये डे की वैल्यू 4, तो रिजल्ट में आया 4। व्हेन डे की वैल्यू 4, तो 4 इसका आउटपुट हुआ थर्सडे। थर्सडे वो स्टोर रिजल्ट में और रिजल्ट हो गया प्रिंट। तो व्हेन थोड़ा नया होगा, आपने बाकी और में भी सुना नहीं होगा इस लूप के बारे में। व्हेन स्विच केस जैसा लग रहा होगा, आप लोगों ने स्विच केस यूज़ करा होगा सी में और जावा वगैरह में, मे बी जावा में शायद स्विच। ओके, तो जिस भी प्रोग्राम में स्विच केस यूज़ करा होगा, स्विच केस जैसा ही है, बस उसमें इसमें थोड़े से कोड और स्विच केस से भी शॉर्टर है। काफ़ी यूज़फुल होता है ये लूप। व्हेन के बाद फिर हम लोग एक और लूप देखेंगे, वाइल लूप। वाइल आप लोगों ने सुना ही होगा, वाइल। अच्छा, मैंने एक वाइल का एग्जांपल दे देता हूँ। वाइल आई इक्वल टू 0, वाइल I is less than 5। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये वाइल का काम क्या है। वाइल हमने एक वेरिएबल बनाया आई की वैल्यू दी 0। अब हमने एक वाइल कीवर्ड का यूज़ करा, उसके अंदर एक कंडीशन दी कि अगर आई की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, 5 से स्मॉल वैल्यू है, तो हमको प्रिंट कर दो आई प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर आई को प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। इसका मतलब कि आई की वैल्यू में एक और बढ़ा दो, आई प्लस 1 कर दो। आई प्लस प्लस की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ आई, तो आई प्लस 1। और मे बी हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने। और वाइल आई इज़ लेस देन 5, तो हमारी वैल्यू आई में एक जुड़ती जाएगी और आई पहले प्रिंट होता जाएगा। अब ये प्रोग्राम असल में करेगा कि आप आउटपुट देखिए। आई की वैल्यू 0 थी, 0 इसने प्रिंट कर दिया। पहला वैल्यू नॉर्मली प्रिंट कर देता है सीधे सीधे। फिर दूसरी वैल्यू इसने आई प्रिंट करा उसने, की वैल्यू होगी 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 थी, आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो गई थी। 0 के टाइम पे एक यहाँ पे ऐड हुआ 0 में। इसका मतलब, जैसे इसका मतलब तो आप लोग को मैंने बताया था अच्छे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, सेम काम वही करता था। तो आई के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दी और फिर हमारा काउंटर फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब 1 इज़ लेस देन 5, यस 1 इज़ लेस देन 5, तो हमारा ये रन हुआ 2 आया आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे 1 में एक ऐड हो गया, फिर ऐसे 3 में एक ऐड हो गया, फिर 4 में एक ऐड हो गया, फिर 4 के टाइम पे यहाँ पे ऐड हुआ 5, फिर वापस है 5 इज़ लेस देन 5, नो 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो वहाँ पे हमारा ये इसके अंदर कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमारा ये लूप से बाहर आ गया हमारा काउंटर, और हमको ये वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, प्रिंट वाली वैल्यूज़। फाइल के बाद फिर हमारे पास होता है डू वाइल लूप।
अब डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। मैं आपको उसका सिंटैक्स लिख कर दिखा देता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। प्रिंट एलन आई के अंदर ये वैल्यू है। अब मैंने लिखा वाइल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हमारा कोड ऐसे कुछ दिखेगा डू वाइल का। अब इसमें डिफरेंस ये है कि हमारा फाइल इसमें बाद में आता है, मतलब हमारी कंडीशन चेकिंग बाद में होती है, पहले एक बार प्रिंट हो जाती है वैल्यू। अब हम अगर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट सेम है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें ज़ीरो नॉर्मली पहले से प्रिंट ही हो गया। ज़ीरो जो वैल्यू आई वो प्रिंट हो गई, उसके बाद इसमें एक ऐड करा गया, फिर कंडीशन चेक होगी कि हमारी वैल्यू है कि नहीं। वहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो जाती थी, उसके बाद काउंटर आगे बढ़ता था। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, उसके बाद चेकिंग होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट काम नॉर्मली सेम ही करता है। इसके यूज़ केसेस कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कई कोई कोई यूज़ केसेस अच्छे यूज़ केसेस हैं इसके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ओके, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक नई चीज़ फैमिलियर जो आप लोगों ने देखी होगी, एरे। जी, कॉटलिन में भी एरे होता है। उसको थोड़ा सा इनिशियलाइज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। वैर कार इक्वल टू, ये है एरे का सिंटैक्स। आपको कैसे कॉटलिन में इनिशियलाइज करते हैं, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया बी एम BMW। उसके बाद फिर मैंने लिख दी फोर्ड, टेस्ला, और मान लीजिए कोई वैल्यू है लैंड रोवर। तो हमारे पास मान लीजिए एक एरे, ये एरे को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं कोटलिन में। पहले हमारा वैल या वैल में से कोई एक, उसका आइडेंटिफायर यानी उसका नाम वेरिएबल का जिसके अंदर हम लोग एरे का नाम। उसके बाद फिर एरे ऑफ, ये कीवर्ड है, बताता है हमारे प्रोग्राम को, जेवीएम को, कि ये हम एरे डिसाइड कर रहे हैं कि एरे बना रहे हैं। ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ऐसे। अब हम इस एरे को प्रिंट करा के देख सकते हैं, मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू को। और मैंने लिखा प्रिंट एलन कार्स, मुझे पहली वैल्यू चाहिए कार 0, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा BMW। ऐसे करके हम बाकी चेंज वो कर सकते हैं, कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें इस कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंजेस हो सकते हैं एरे में या नहीं। मान लीजिए मैं 0 पे चाहता हूँ कि 0 पे ये ना रहे, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो 0th इंडेक्स है 0, इस पर मैं BMW न रख के कोई और गाड़ी रख देता हूँ। मान लीजिए लिख दिया मैंने वोल्वो लिख दिया, वोल्वो लिख दिया। और मैं अगर प्रिंट करा रहा हूँ उसको, तब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। वोल्वो,
आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो वो बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, अगर एरे बनाते हैं तो उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। बट कॉटलिन में जो एरे होती है वो चेंजेबल होती है, मतलब एक इंडेक्स पे आप पूरी की पूरी एरे कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हम एरे के एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने BMW की जगह वॉल्वो डाल दिया और वॉल्वो हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एरे बाकी सी वगैरह से। मान लीजिए मुझे एरे की साइज़ जाननी है, इस एरे की साइज़ जाननी है, तो वो जैसे नॉर्मली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज होती हैं, वैसे ही इसमें करते हैं कार डॉट साइज़ करके। इससे हमको उसकी साइज़ पता चल जाएगी कि साइज़ क्या है, लेंथ क्या है उसकी। डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फिर साइज़ कीवर्ड। ओके, थोड़ा सा नेट स्लो होगी। यप, हमारा आउटपुट आ गया। कार इसकी साइज़ बता दी इसने 4। बाकी स्ट्रिंग तो है ही इसमें कॉटलिन में, लेकिन हम लोग एरेज बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को। मान लीजिए मैंने लिख दिया इन ऑपरेटर के बारे में, एक्स इन कार, और यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर भी एक लूप ही होता है। फॉर लूप के बारे में बताना भूल गया आप लोग को। फॉर भी एक लूप होता है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू यहाँ पे दी कुछ स्पेसिफिक, हमको पता जब होता है फॉर का यूज़ तब करते हैं हम कि कितने लगभग आउटपुट्स आने वाले हैं, कितने बार हमको प्रोग्राम का काउंटर चलाना पड़ेगा, कितनी बार रन करेगा इसके अंदर कोड, तब हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये जो कार है इंडेक्स पे, उसमें से एक्स जो है वो प्रिंट हो जाए। इसका देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। अब इसका ये मैंने फॉर लूप का यूज़ करके पूरी जो हमारी एरे थी उसको प्रिंट करा दिया। ये फॉर लूप के थ्रू हम लोग एरे को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं कि इसके अंदर की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, एक्स इन कार्स, इन ऑपरेटर है ये। इनका यूज़ करके हम एक एरे के अंदर की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। और एक इनके बाद फॉर फॉर लूप का एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर लूप में फिर से बता देता हूँ एरे के बाद। मान लीजिए मैं फॉर लूप का एग्जांपल आप लोग को दे देता हूँ कैर करके। sorry। या अब ये जो इन फॉर लूप है, हमको पता था कि हम चाहते हैं कि ए से लेके एक्स तक की सारी वैल्यूज, या एक्स या फिर जेड कुछ भी कर सकते हैं। हमको ए से जेड तक की सारी वैल्यूज मुझे पता थी कि ए से जेड एक रेंज है। ये जो बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है ये रेंज ऑपरेटर होता है। एक्स से लेके जेड तक की जो रेंज है वो सारी वैल्यूज हमको प्रिंट करानी है इस वेरिएबल के थ्रू। वो इस वेरिएबल में स्टोर हो और वो वेरिएबल प्रिंट हो जाए। फॉर लूप का काम यही होता है कि हमको एक नॉर्मल लूप जैसा ही है ये, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए
एक ही कंडीशन के थ्रू, तो हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। यप, ओके। तो ये है हमारा एक फॉर का एग्जांपल। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर 5 से लेके 15 तक की सारी वैल्यूज़ प्रिंट होती जाए, 5 से लेके 15 तक की। तो हम लोग फॉर लूप को यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल है ये हमारा प्रिंट होता जाएगा इसके अंदर, इसमें इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर लूप के अंदर, जो वेरिएबल यूज़ करें। बस उसका स्कोप इसी रेंज में है, फॉर के अंदर ही काम करेगा उसका कोई, और बाहर हम अगर नम यूज़ करेंगे ना, नम वो काम नहीं करेगा। तो जो नम है एक वेरिएबल है, वो करता ये है कि वो चेक करता है इन 5 रेंज 15, मतलब 5 और 15 की रेंज में जितने नंबर्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट करता जाएगा। फॉर का जो कोटलिन में हमको यहाँ पे बताना नहीं पड़ता कि हाँ कितना इंक्रीमेंट करना है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें 1 से ज़्यादा इंक्रीमेंट करना है तब बताने की ज़रूरत पड़ती, बट अभी यहाँ पे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये 1 से इंक्रीमेंट करता जाएगा इसकी वैल्यू, और हमें प्रिंट करता जाएगा 5 रेंज फंक्शन के लिए। तो 5 रेंज ऑफ 15, एक एक वैल्यू हमको वो नम नम वेरिएबल में स्टोर करा जाएगा और वो हर बार प्रिंट होता जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11, ये है हमारा फॉर लूप कॉटलिन में। हमको इन ऑपरेटर और रेंज रेंज नॉर्मली भी यूज़ करते हैं अगर हम इंटीजर्स के साथ यूज़ करें, इन दोनों इंटीजर्स के बीच की रेंज को यूज़ रेंज के लिए। ओके, तो दैट वाज फॉर लूप। फॉर लूप के बाद फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस पे। हमने ऑलरेडी एक फंक्शन देख चुके हैं, कौन सा फंक्शन? वो है, ये हमारा फंक्शन है, ये है मेन, ये हमारा मेन फंक्शन। जो कॉटलिन है, कॉटलिन के अंदर हम लोग फंक्शन को और डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कीवर्ड को यूज करते हैं फन, मान लीजिए माई फंक्शन। इसलिए फंक्शन होता क्या, पहले ये बता देता हूँ मैं आप लोग को। फंक्शन होता ये है, एक मैकेनिज्म होता है, एक चीज़, कोई कुछ भी मशीन होती है जिसके जो कुछ कोड्स को परफॉर्म करती है, और बाद में हम उसको, जैसे मान लीजिए एक मशीन है, एक जूसर है, तो वो भी एक फंक्शन करता है। वो फंक्शन करेगा कि हाँ उसके अंदर आपने कोई फ्रूट डाला तो उसने कुछ आउटपुट दे दिया, तो जो फंक्शन है उसके अंदर हमने कोई वैल्यू दी तो वो हमको कुछ आउटपुट देगा। फंक्शन एक मशीन टाइप की मशीन है जिसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू देते हैं और वो हमको कोई आउटपुट देता है। मान लीजिए एक फंक्शन है जो स्क्वायर फॉर्म करता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्क्वायर फंक्शन होता है। तो हमने स्क्वायर फंक्शन दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमने वाई की वैल्यू दी 5, तो हमको जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। हमारा फंक्शन होगा वाई, यानी कि फंक्शन होता है मैथ्स में, मे भी समझ में नहीं आ रहा हो, बट फंक्शन होता है एक मैकेनिज्म जो हमको कोई वैल्यू, कोई आउटपुट देता है। ओके, तो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। ऐसे फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है फन कीवर्ड के साथ, माई फंक्शन। उसके बाद फिर अंदर हमने वैल्यू दी प्रिंट एलन, मान लीजिए मैंने इसको वैल्यू दी आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूटेड, अब फंक्शन को जब हम इसमें कॉल करेंगे तब ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर, क्योंकि
कॉटलिन में जो भी चीज़ हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं या कॉल हुई होती है, वही चीज़ें रन होती हैं। अब उसको कॉल करने के लिए मैंने उसका नाम लिखा फंक्शन का, और उसके अंदर अगर कोई कोई वैल्यूज़ पढ़ रही हैं तो वैल्यूज़ में देती, वैल्यूज़ नहीं है तो वैल्यूज़ नहीं देनी पड़ेगी। ओके, आई हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, ओके, आई हैव, yep, I just got executed, सॉरी फॉर द ग्रामर मिस्टेक। तो हुआ ये कि हमने इसको कॉल करा, इस फंक्शन को। इस फंक्शन ने जो फंक्शन ने जो ये आउटपुट दे सकता था, वो आउटपुट यहाँ पे हमको प्रिंट हो गया। वो प्रिंट करता है फंक्शन। हमने मान लीजिए ये फंक्शन के अंदर कुछ डाला और हमको उसका आउटपुट मिल गया। हमने एक जूस डाला, जूसर के अंदर एक आम का फ्रूट डाला और फिर उसने हमको आम का जूस बना के दे दिया। तो इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली और उस वैल्यू ने हमको एक आउटपुट दे दिया। अब फंक्शन से मैं एक थोड़ा सा बेटर एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। मान लीजिए मैंने इसको हटा देते हैं, मेरे पास माई फंक्शन ही है। अब माई फंक्शन में मैंने एक वैल्यू डाल दी यहाँ पे इंट, और हमको ये बताना पड़ेगा इसका आउटपुट क्या होगा। ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है कि ये फंक्शन रिटर्न कौन से डेटा टाइप का करता है। जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कौन सा डेटा टाइप होगी। ओके, तो रिटर्न ऐसा कुछ लिखते हैं 5। अब ये फंक्शन करता है, ये इसके अंदर एक हम वैल्यू डालेंगे, उसके अंदर हमको ये 5 ऐड करके दे देगा। अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें नॉर्मली तो हमको थोड़ा सा एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू डाली गई है एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये है एक पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया और वो पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास करानी पड़ेगी। तो मैंने मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर डालेंगे उसके अंदर 5 ऐड करके दे देगा। तो मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू दी 6। तो अगर हम रन कराएंगे तो हमको रिटर्न में मिलेगा, अच्छा सॉरी, रिटर्न में मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा था। मान लीजिए मैं यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, नो यहाँ पे नहीं। अगर मान लीजिए तो वो प्रिंट नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रिंट कराने के लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट करके। उसके अंदर हमको ये जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये स्टोर हो जाएगी ये वैल्यू, और हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ओके, रिटर्न में लिखना भूल गया, रिटर्न यहाँ पे हमको डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। यप, अब हमने जो वैल्यू दी उसको उसने 5 ऐड करा और हमको वो वैल्यू रिटर्न कर दी। माई फंक्शन 6, इसके अंदर मैं चाहूँ तो कुछ चेंजेस करी, मैंने मान लीजिए 8 कर दिया, तो इसने 5 उसमें ऐड करेगा 8 में और हमको रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन करता ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे उसको 5 में ऐड करेगा और रिजल्ट एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट कर देगा। रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना थोड़ा फंक्शन में ज़रूरी है, या फिर रिटर्न की जगह पे हम लोग एक और तरीका होता है प्रिंट कराने का,
अगर मान लीजिए हमको नॉर्मली प्रिंट कराना होता तो हम उसका यूज़ कर सकते थे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये एक बेटर तरीका आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। ये जो तरीका हमने फंक्शन का देखा उसको बोलते हैं बॉडी ब्लॉक, और एक और तरीका होता है वैल्यूज रिटर्न कराने का, उसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। ओके, यहाँ प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि हमने थोड़ा सा अपना कोड शॉर्ट कर दिया। ये एक और तरीका है कॉटलिन में, ज़्यादा चीज़ों का कॉटलिन में शॉर्ट तरीका दिया गया है। कॉटलिन एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चीज़ों सिंटैक्स को शॉर्ट करने के लिए ही इसको डेवलप करा गया था। तो इसने अब एक लाइन में हमने पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, और ये फंक्शन हमारी किसी भी वेरिएबल को में पाँच कोई भी एक 5 वैल्यू, यहाँ पे 5 कंडीशन है, यहाँ पे 5 वैल्यू ऐड करके वो हमको रिटर्न कर देता है। और ये करने के बाद फिर अ, हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं दो वेरिएबल्स के लिए। मान लीजिए मुझे दो वेरिएबल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का देखा, अब मैं चाहता हूँ दो वेरिएबल मुझे एक्स और वाई ऐड करने हैं। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक एक्स पैरामीटर और एक वाई। अब ये प्रिंट करें, और यहाँ पे हम इस बार में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ना करते हुए मेन फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और हमारा जो मेन फंक्शन होगा इसके अंदर हम कुछ चेंज करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज हमको देनी पड़ेंगी, 8 और 10 मान लीजिए दे दी मैंने। और अब ये जो वैल्यू होगी वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। मैंने एक रिजल्ट वहाँ पे बनाने की जगह यहाँ पे बनाते हैं मेन फंक्शन में। उसके बाद फिर मैंने रिजल्ट प्रिंट एलन रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। यप, हमारी ये जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, अब मैं फिर से बता देता हूँ ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो वेरिएबल्स दिए, एज एन दो वेरिएबल्स दिए एक्स और वाई, दोनों इन डेटा टाइप के। वो करता ये है कि वो एक्स और वाई को जोड़ के रिटर्न कर देता है। एक्स और वाई जो भी हम लोग दो वैल्यूज देंगे उनको जोड़ के रिटर्न कर देगा। ये मतलब ये एडिशन एक फंक्शन है जो ऐड करता है चीज़ों को। तो अब हमने इसको मेन फंक्शन में कॉल कराया, मेन फंक्शन में यहाँ पे कॉल कराया। अब मेन फंक्शन में हम इसको दो वैल्यू दी, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स दो पैरामीटर इसको चाहिए एक्स और वाई, तो हमने इसको दो वैल्यूज दी 8 और 10। 8 और 10 को इसने ऐड करा, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ये वैर रिजल्ट इक्वल टू ये जो मेन फंक्शन है इसका आउटपुट, जो इसका रिटर्न आउटपुट हमारे एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, और वो वेरिएबल प्रिंट हो गया। प्रिंट एलन के थ्रू हमने प्रिंट करा दिया। फिर से मैं बता देता हूँ, एक फंक्शन है मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। उन दो वो फंक्शन करता ये है कि चीज़ों को ऐड करके दो नंबर जो भी वैल्यू दोगे आप उसको ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा। और रिटर्न में हमने इसको रिटर्न में हम उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे एक उस फंक्शन को कॉल करा है एडिशन वाले को, उसको दो वेरिएबल दिया, इसने मतलब ऐड कर देगा, इसका काम है ऐड करना। ये रिजल्ट में स्टोर कराएगा, और रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंट करा देंगे। तो दैट वाज इट फ्रॉम बेसिक सिंटैक्स, ये कॉटलिन का था इतना। अगले वीडियो में हम लोग एक और पार्ट यूज़ अपलोड करेंगे थोड़े टाइम में, जिसके अंदर हम कुछ एडवांस थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट का, जैसे ऊप्स वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इन सब की बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।
अगर अगर आज के इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप लोग हम लोग को रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।